हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज का नया लेक्चर हमारा होगा स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग इसके पहले प्लेन मिरर की बहुत सारे लेक्चर 6 तक पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नए होंगे वो प्रीवियस सारा देख लीजिएगा, मिरर के बारे में डिस्कस किए हैं, पढ़ लीजिएगा कि मिरर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो उसमें हम लोग मिरर का डिस्कशन किए थे बच्चे कि मिरर बनाने के लिए हमारा एक लेप देना पड़ता है सिल्वर ब्रोमाइड का या सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। अब उसके बाद मिरर में इमेज देखते थे, तो इमेज बनाने के लिए हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन खोजता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब कोण आई इक्वल टू कोण आर होना चाहिए, तभी हमारा इमेज फॉर्म्ड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग प्लेन मिरर का जिक्र कर चुके थे, जो यहाँ देख रहे हैं कि आई बराबर आर के नियम को फॉलो कर रहा है। तो प्लेन मिरर क्या था कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन एंड स्मूथ होगा, ठीक है, जिसमें हमारा कोण आई इक्वल टू कोण आर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता था। नॉर्मल एकदम बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है और उसी से हम लोग आई बराबर आर लेते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन क्या दीजिएगा बच्चे? जिस तरह से यहाँ डिफिनेशन प्लेन मिरर का आप लोग बनाए थे कि दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, तो यहाँ पर क्या कर देना है कि दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो आप लोग लिख लीजिएगा, जहाँ पर प्लेन एंड स्मूथ था उसके जगह पर सिर्फ क्या कर देना है, स्फेरिकल लिख देना है, ठीक है। अब देखिए स्फेरिकल के 3 पार्ट यहाँ पर लिखे हैं। एक कॉनकेव, नाम सुने ही होंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स, ये भी नाम सुने होंगे, एंड पाराबोलिक। तो देखिए यहाँ पर एक हम फिगर बनाए हैं। देखिए कि एक तरह का ग्लास मटेरियल है। मिरर का मतलब बता चुके हैं, ग्लास मटेरियल ही होता है। अब उसमें हम लोग क्या कर दिए कि पेंटेड किए। तो देखिए एक हॉलो ग्लास मटेरियल है, हम क्या कर रहे हैं कि इसको आउटसाइड से पेंट किए। जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको वो बाहर से पेंट किए हुए हैं, और फिर यहाँ से देखिए ब्लैक ब्लैक पेंट किए हैं अंदर से, और इसको पेंट करके यहाँ से इसको हम काट कर और अलग कर दिए। अब देखिए कि अगर हम इसको काट कर बाबू अलग कर लें, इसको काट कर अलग कर लें, तो ये क्या ऐसा दिखेगा जिसका सेंटर क्या होगा, जस्ट सामने होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही ना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है देखिए। तो अब देखिएगा कोई अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को गौर करे, देखेगा अपना आई से, तो क्या लगेगा, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। उसी को लिखें यहाँ पर बेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई दिक्कत नहीं, पढ़े भी होंगे। इसका सेंटर सामने है तो उसी को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। लेकिन जब इसको देखिए, इसको अगर आप देखिएगा, जो कि फिगर यहाँ दिख रहा है, वो बाहर से देखने पे क्या लगेगा कि बाहर से उठा हुआ है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेज्ड, यानी कि रेज्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। अब कुछ ऐसे मिरर हो जाते हैं, आपको हो जाते हैं बच्चे, कि जो प्योरली आपको मतलब कि स्फेयर का एक पार्ट नहीं होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं पैराबोलिक मिरर, ठीक है। यानी कि वो प्योर जो होता है वो आपका स्फेरिकल नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से जो गोलीय नहीं होता है, उसी को बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। अब ये क्या होता है, कहाँ यूज होता है, एक लेक्चर में बात करेंगे। अब देखिए फिलहाल अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ आई बराबर आर सारा चीज़ देखते थे, इमेज बनाते थे, वो भी हमको यहाँ भी देखना है स्फेरिकल मिरर में। तो उसको जानने से पहले इसके अंतर्गत बेसिक कुछ पॉइंट है, उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। क्योंकि जब तक इसका बेसिक सारा चीज़ स्टडी नहीं करिएगा तो आगे का जो इसका चीज़ होगा वो आपको पता नहीं चल पाएगा, और जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं अच्छे वो भी आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसके अंतर्गत जो भी बेसिक आप 10th क्लास में पढ़े थे, तो वो तो बेसिक आपको यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन उसका थोड़ा डिटेलिंग ज़रूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो नए होंगे, ठीक है, जो क्लास 10 में थोड़ा बहुत नहीं पढ़ पाए होंगे, छूट चुका होगा, या अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा,
तो जुड़ जाइए इस चैनल से और बारीकी से आप इसको स्टडी कीजिए और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स जो भी हैं आपके मित्र, सभी के पास शेयर ज़रूर करें ताकि आपसे उनका हेल्प हो सके बच्चे। तो चलिए हम लोग इसका एक एक पार्ट को स्टडी करेंगे। तो चलिए हेडिंग बनाइए। हेडिंग लिखिएगा कि सम रिलेटेड टर्म्स with a spherical mirror। तो यहाँ पर अगला हम लोग लिखेंगे some terms related with a spherical mirror। चलो बच्चों, पहला टर्म क्या है? पहला टर्म हम लोग देखेंगे पोल। पोल तो कोई भी मिरर, वो मिरर चाहे कॉनकेव हो या फिर कोई दूसरा मिरर कॉन्वेक्स हो, ये मेरा कॉनकेव है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से धंसा हुआ है, और ये मेरा कॉन्वेक्स है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से उठा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है और यहाँ देखेंगे धंसा हुआ है ना बच्चे? ठीक है, जिसको हम लोग उठा हुआ या उभरा हुआ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चे, या इसी को इंग्लिश में अभी रेज्ड लिखे हैं, इसको बेंड लिखे हैं। अब देखिएगा तो इसका सेंटर इधर होता है, अब इसका सेंटर इधर होता है, यानी कि कोई पूछे कि कॉनकेव मिरर का सेंटर किधर होता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है, जबकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अभी हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए। अगर आपको कॉनकेव मिरर में कोई बोलेगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉनकेव मिरर का सेंटर किधर होता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, और कॉन्वेक्स में पूछेगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। तो चलिए बच्चे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोल। पोल क्या होता है? तो मिरर का जो भी साइज होगा, ठीक है, उस साइज का जो मिड पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, द मिड पॉइंट ऑफ एनी spherical mirror is called पोल। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पोल। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस, चलिए हम लोग पोल देख चुके हैं, उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चे? तो द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड सेंटर। ठीक है, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये देख रहे हैं डॉट 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 लाइन जो मिलाए हैं, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, जो हम बोले उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। और आगे हम लोग अब देखेंगे बच्चे कि पोल और सेंटर, ठीक है, दो चीज इसमें है। तो बताइए, तो यहां से यहां के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आप नाम सुने भी होंगे। तो चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हेडिंग मार दिए आप लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखिएगा डिफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर is called radius of curvature. It is denoted by R letter, बड़ा R लिख लीजिएगा,
चलिए, यानी कि जो आपका मिरर होगा या कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों में से कोई भी, उसमें जो आपका पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग आर बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो हम लोग देखेंगे, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है हमारा मेन फोकस। यहां से आपका मेन टर्म स्टार्ट होने जा रहा है, मेन फोकस। अब ये मेन फोकस क्या है, जिसको हिंदी में मुख्य फोकस हम लोग कहते हैं। ये मेन फोकस क्या है आप लोग पढ़े तो होंगे, बट आज हम लोग इसका जो रियल चीज है वो देखेंगे इसमें कि क्या हो रहा है, मेन फोकस क्या होता है। तो आप लोग बच्चे पढ़ेंगे कि कोई भी एक हमारा मिरर है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर जो है यहाँ हम ले लिए और इसका मिड पॉइंट ले लिए पोल यहाँ। तो पोल से सेंटर को मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो इसको डॉट डॉट के जगह पर हम लोग पूरा ऐसे एक लाइन बना लिए। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, कहता क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट यहां से अगर हम लाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद अब वो रे प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है, और जिस पॉइंट पर ये कट करती है उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं एफ, दैट मीन्स फोकस। तो ये तो हम दिखाए फिगर किसमें, कॉनकेव में, ये आपको कॉनकेव में दिखाएं। कॉन्वेक्स में देख लीजिए, हम अभी वो चीज बता रहे हैं जो आप 10th में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ऐसे लाइट रह जाती है और इसको हम लोग ऐसे ले जाते हैं और ये एपियर्स होता है, ये एपियर्स होता है कि फोकस से जाता हुआ इमेजिन हो रहा है। ठीक है, इस रे को हम लोग जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम ये मानते हैं, ट्रेस करते हैं कि कहीं प्रिंसिपल एक्सिस से कट करता हुआ जा रहा है, यानी ये फोकस इमेजिनरी हो जाता है, बट यहाँ पूर्ण रूप से कटा है तो ये रियल फोकस हो जाता है। अब बात करें हम लोग कि आखिर यहां से रे आने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके ऐसे ही क्यों गया। मेरा कहने का ऑप्शन ये है बच्चे, डेफिनेशन तो इसका फिर लिख देते हैं हम, लेकिन पहले समझ लीजिए कि जो रे यहां से आई वो ऐसे ही क्यों गई, यानी कि क्या ऐसे नहीं जा सकता था। यानी कि इसका सेंटर यहाँ है और यहाँ पर पोल है ना। हम ये बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर मेरा है बच्चे, ये अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई रे लाइट इस पर आ रही है मिरर पर, तो ऐसे आने के बाद ऐसे क्यों नहीं गया। ठीक है, तो रीजन क्या है कि हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आई बराबर आर का केस होना चाहिए, और जब आई बराबर आर का केस होना चाहिए तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है जब आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच एक नॉर्मल होना चाहिए। तो बात आती है कि अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो नॉर्मल तो ऐसे हम बना सकते हैं, तो ऐसे क्यों नहीं बनाए। तो बच्चे गौर करिएगा कि अब ये कोई प्लेन सरफेस नहीं है, ये आपका स्फेरिकल सरफेस है। और एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि किसी स्फेरिकल सरफेस में, नोट पॉइंट लिखिए, किसी स्फेरिकल सरफेस में, किसी स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया जाता है। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट इससे समझ में आएगा। अब देखिए ये चीज आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। क्यों, यहीं से पता चलेगा। क्योंकि यहाँ देखिए अगर ये आप दिमाग में बनाते हैं ये आपका नॉर्मल है, तो देखिए क्या इसका सेंटर से कोई नाता हो रहा है,
कोई रिलेशन जुड़ पा रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें देखिए जो लाइट रेज आई है ऐसे गया है, तो देखिए अगर आने वाली रे और जाने वाली रे के बीच यहाँ देखिए तो सेंटर से हम ये लाइन ज्वाइन किए हैं, ठीक है, इसके बीचों बीच, तो ये जितना सा है उतना से उसको हम भेज सकते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल सही सही आपको एग्जैक्ट बन रहा है, जबकि इसमें नॉर्मल का पोजीशन सही सही नहीं बन रहा था, इसलिए ये कंक्लूजन आपका गलत था, जबकि ये सही है। अब देखिए हम बात करेंगे अब जस्ट लाइक इसमें आपका कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स में अगर हम बात करें, नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर हम कॉन्वेक्स में यही थेसिस लगाएं, कॉन्वेक्स में यही थेसिस लगाएं, तो देखिए अगर हम ये कहते हैं बच्चा कि ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, इधर से पेंट किए हैं तो कॉन्वेक्स, अगर इसी को इधर से पेंट करते तो कॉनकेव हो जाता। तो देखिए अगर यही थेसिस हम लगाएं कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रेज आया वो इधर ही क्यों गया, यहाँ देखिए, जबकि हम इधर क्यों नहीं ला सकते? तो रीजन क्या है कि देखिए इंसिडेंट रे और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है बच्चा, उसके बीच आपको नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। अब जब तक नॉर्मल नहीं दिखाइएगा तब तक आई बराबर आप थोड़ी ना कर सकते हैं। तो देखो नॉर्मल दिखाने के लिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो इंसिडेंट पॉइंट है आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तो देखिए आपतन बिंदु ये है एम पॉइंट पर, तो क्या अब ये आया ये गया, अगर ऐसे कह भी देते हैं तो क्या सही है? ये क्या नॉर्मल सही है? तो ये नॉर्मल सही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी लिखवाएं कि किसी स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेना है। अब बताइए सेंटर इधर है? सेंटर है ये नहीं है बच्चा, सेंटर किधर है? इधर है। तो सेंटर जब इधर है तो देखिए ये वाला फिगर पे गौर करिए, इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए कि ये है इंसिडेंट पॉइंट एम, इससे नॉर्मल डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि सेंटर था, तो क्या ये आप इमेजिन किए नॉर्मल का, तो सेंटर को ये कट कर रहा है ना बच्चा, इसलिए ये क्या है? एग्जैक्ट नॉर्मल है, सही नॉर्मल है, इसलिए ये जितना से आया है थीटा से वो थीटा से चला भी गया। बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अब समझ में आया होगा कि आखिर हमारा कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज आती है तो आने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाती है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसा फील होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है, फील होता है, इमेजिन होता है, इसीलिए इसका फोकस वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है। जबकि बच्चा आपका कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में, जबकि आपका अवतल दर्पण में बच्चा देखिएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइट रेज आता है वो सारा आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कट करते जा रहे हैं। इसका रीजन यही है बच्चा। इसलिए इस वजह से इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसीलिए आप पढ़े होंगे कॉन्वर्जिंग मिरर, यही रीजन है कि सारा का सारा लाइट एक पॉइंट पर कट जाता है, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर में जब लाइट आती है तो ये क्या होता है कि मिलता हुआ इमेजिन होता है, ठीक है। तो यानी कि एक पॉइंट से जाता हुआ जब इमेजिन होता है तो इस वजह से बच्चे हम क्या कहते हैं, इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये सारा रे को डाइवर्ज कर रहा है, यानी डाइवर्जिंग मिरर। तो ये याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर को, यानी ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा एक प्रचलित नाम आपको मिलेगा डाइवर्जिंग मिरर, जबकि इस कॉनकेव मिरर का एक प्रचलित नाम मिलेगा कॉन्वर्जिंग मिरर। ये भूलिएगा कभी नहीं, लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में कि कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, जबकि एक कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। रीजन क्यों कहते हैं?
तो देख लीजिए, आपको रिफ्लेक्शन बना के दिखा दिए, क्योंकि ये जो होता है जितना लाइट रे जाता है वो सारा के सारा लाइट को डाइवर्ज कर देता है। अब देखिए, हम कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेकर भी दिखा सकते हैं कहीं से भी। तो सबसे पहले आपको हम मेन फोकस का डिफिनेशन लिख देते हैं। मेन फोकस का डिफिनेशन क्या होगा वो लिख देते हैं। When a ray of light incident parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट्स एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, किसी एक खास बिंदु पर उसको कट करती है। that point is called main focus। अब जो फिगर बनाए हैं वो फिगर आप लोग बना लीजिएगा। फिगर इस तरह से, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी लाइट पैरेलल ऐसे आ रही है तो आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करके गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, मेन फोकस। जबकि इस वाले में कॉन्वेक्स मिरर में आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्यों था सारा रीजन बता दिए, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ क्या होती है, तो देखिए, पोल और सेंटर के जो डिस्टेंस होती है बच्चे, तो उस डिस्टेंस को हमने रेडियस कहा, लेकिन अब देखिए, पोल और सेंटर को ना लेकर पोल और फोकस को लीजिए, मेन फोकस। देखिए, ये कोई मिरर है, इसका एक पोल है, इसका सेंटर है अपना। अब बताइए, तो जो अभी हमको एफ मिला, देखिए, तो P से C के डिस्टेंस को हम R बोले। उसी तरह से फोकल लेंथ का आप डिफिनेशन बनाते हैं, तो फोकल लेंथ का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, खुद आप समझदार हैं, इतना तो नादान नहीं है कि नहीं भी बना सकते हैं इसका डिफिनेशन। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल एफ, छोटा एफ से डिनोट करते हैं। यानी इस फिगर में देखिए, तो जो आपका पीएफ होगा यही स्मॉल एफ फोकल लेंथ को शो करेगा। अब देखिए, आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, जो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट अब आपका चलेगा साइन कन्वेंशन। डिफिनेशन बच्चे आपने से लिख लीजिएगा। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के नाम से, जिसको आप पढ़े होंगे क्लास 10 में। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सीधा सीधी हम बात बता रहे हैं यहाँ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट है ए बी, और इस ऑब्जेक्ट से रे जिधर चला, ठीक है, ये देखिए रे का डायरेक्शन है, ये रे जिधर चला तो इसके राइट साइड में सारा डिस्टेंस पॉजिटिव मेंशन करना है, और जितना लेफ्ट साइड में आएगा सारा नेगेटिव मेंशन करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसमें कोई रे ऐसे आ रहा है, सोचिए ऐसे रे आ रहा है, तो इधर वाला सारा डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और उसके ठीक अपोजिट जितना होगा लेफ्ट का सारा क्या होगा, निगेटिव। तो देखिए बच्चे, रिफ्लेक्शन यहाँ से जब होता है तो ये फोकस को कट करके जाता है, तो इसका मतलब रे तो इधर आ रहा है, तो इसका मतलब कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा, और P से C का जो डिस्टेंस है PC वो R कहलाएगा, और ये भी क्या होगा, माइनस में। यानी कॉनकेव मिरर का
फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों माइनस होता है, दोनों निगेटिव होता है। लेकिन यही आप कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, तो रे चला इधर, ये जाता हुआ इमेजिन हुआ इधर, तो इसका पीएफ देखिए और इसका पीसी देखिए, इधर का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड है इधर। राइट साइड में देखिए, राइट साइड में सारा पॉजिटिव, इधर आपका लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। और एक और तरीका आपको सबसे अच्छा आपको बताते हैं कि ये जो पोल है उसको आप कोऑर्डिनेट का ओरिजिन मान लीजिए। तो कोऑर्डिनेट का ओरिजिन अगर मानिएगा इधर y एक्सिस x, y के अपोजिट y डैश, और इधर आपका क्या हो जाता है x डैश। तो इधर सारा पॉजिटिव, इधर आपका निगेटिव, इधर आपका पॉजिटिव और नीचे आपका निगेटिव। इससे भी शो करा सकते हैं। तो ऐसे अगर मिरर बनाते हैं ना, तब आप हमेशा ऐसा सोच के और बना सकते हैं। लेकिन यही आपका थोड़ा सा कभी कभी कोई ज्यादा चालाक ना होता है, वही चीज यहाँ पर हो जाता है। कोई ज्यादा आपको बुड़बक बनाने के लिए अपने आप को अगर चालाक समझेगा तो क्या करेगा कि कॉनकेव मिरर ऐसे ना बना के ये ऐसे कर देगा, अब पेंट इधर से कर दिया, तो है तो कॉनकेव मिरर ना। इसका सेंटर इधर है, इसका पोल यहाँ, पोल और सेंटर को मिलाने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अब तो लाइट, अब ऑब्जेक्ट इधर ही रखना पड़ेगा। अब इससे लाइट इधर गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कहेंगे कि बताइए तो इधर वाला डिस्टेंस अब होगा पॉजिटिव, अब इधर वाला तो हम ले रहे हैं इधर पॉजिटिव, लेकिन इसमें पॉजिटिव होगा, तो अब पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अब रे के डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो रे के डायरेक्शन जिधर चला तो उधर आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। जिधर चल गया रे का डायरेक्शन, जिधर चल गया उधर पॉजिटिव, यानी अब इसका अपोजिट चीज समझिए, यानी कि अभी इधर चलाए थे ना, अब रे का डायरेक्शन को इधर चलाया ए बी ऑब्जेक्ट से, तो जितना लेफ्ट वाला अब है वो सब पॉजिटिव, और जितना राइट वाला होगा वो निगेटिव। तो इधर वाला जितना होगा वो पॉजिटिव, ये रे का डायरेक्शन जितना होगा वो पॉजिटिव, और जितना फिर रिफ्लेक्शन के बाद तो लाइट इधर ना कट करेगा, तो इधर ही आ गया, यानी कि इस रे के डायरेक्शन से अपोजिट हो गया रिफ्लेक्शन के बाद। इसका मतलब कि अब क्या है, इधर का सारा निगेटिव रह जाएगा। लाइट इधर अगर जाता तब ना पॉजिटिव होता। तो चलिए, ज्यादातर हम लोग ऐसा ही फिगर बनाते हैं और इस तरह से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो हमारा R है और जो हमारा F है, तो R है और जो F है, इसमें आप 10th क्लास में एक रिलेशन पढ़े होंगे। तो R और F में रिलेशन क्या पढ़े हैं, गौर करिएगा। रिलेशन बिटवीन R एंड F, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ के बीच एक रिलेशन पढ़े हैं आप लोग। वो रिलेशन आप पढ़े थे R इक्वल टू F, पढ़े हैं। इसी को हम कह सकते हैं या F इक्वल टू R/2। तो हम लोग 90% क्वेश्चन इसी के लिए हम लोग बनाते भी हैं, पढ़ते हैं। 10th क्लास के हिसाब से तो 100% हम लोग यही केस लेकर चलते हैं। लेकिन आज इसका हम लोग एग्जैक्ट चीज समझेंगे कि एक्चुअल में, चूंकि अब आ गए इंटर में, तो इसे थोड़ा डिटेलिंग देखना होगा कि ये कब तक फॉर्मूला लिमिटेड है, यानी ये 100% सही फॉर्मूला नहीं है, 100% सही नहीं है। इसका लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन है। यही तो खास बात है जी कि आप 10th के बाद IAS पहुंचते हैं तो सही फॉर्मूला का एक लिमिटेशन होता है। अब फोर्स बराबर ए में फॉर्मूला है, उसका लिमिटेशन है। कूलम्ब लॉ है, उसका लिमिटेशन पढ़े। हर चीज का एक अपना लिमिटेशन है। तो F बराबर R/2 का कहाँ तक लिमिटेशन है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर जानना है। एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक इसको हम क्या लिखे हैं, पैरारेक्सियल रेज, पैरारेक्सियल, ठीक है, पैरारेक्सियल रेज।
ये जो पैराएक्सियल रेज होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसी को समझना है। पैराएक्सियल रेज क्या होती है, ठीक है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं पैराएक्सियल रेज। तो पैराएक्सियल रेज क्या होती है, दोज टाइप्स ऑफ रेज, दोज टाइप्स ऑफ रेज those types of rays those types of ray पैराएक्सियल रे क्या होती है, those types of ray which is very close to the प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। पैराएक्सियल रेज क्या है, वैसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज हो। अब इसका मतलब, इसका फील आप लीजिए कि क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये कोई मिरर है जी, ठीक है, पोल है, सेंटर है, तो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज, बहुत इससे दूरी पर न हो, इससे बहुत क्लोज डिस्टेंस पर हो, इससे बहुत पास हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो, ठीक है। तो ऐसे केस में, ठीक है, इसको हम पैराएक्सियल रे कहते हैं। बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज होने का सेंस क्या है, तो पैराएक्सियल रेज जो होती है बच्चे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और साथ ही साथ उसके बहुत ही क्या हो, क्लोज हो। जब क्लोज होगा तो आपको नहीं लग रहा है कि उसका जो नॉर्मल से एंगल बनेगा बहुत ही क्या होगा, स्मॉल बनेगा। अभी हम यहाँ दिखाए हैं, देखिए यहाँ से बहुत ही क्लोज अगर लाते हैं तो रिफ्लेक्शन जब इसका हम कराएंगे, क्योंकि इसका तो सेंटर यह होगा, सेंटर से पहले नॉर्मल बना लीजिए। ये देखिए कुछ थीटा एंगल है ना, नॉर्मल लेने के लिए सेंटर पकड़ेंगे ना, इतना समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो देखिए सेंटर से ये नॉर्मल हम डॉट डॉट खींचिए, अब जितना से आएगा उतना से जाना चाहिए। ये देखिए, तो यहां से देखिए अगर ये रे को और अप डाउन कर दीजिए, इस रे को और अप डाउन कर दीजिए और नजदीक कर देंगे, तो आपको लग रहा है कि इसका सेंटर से नॉर्मल और बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह की जो रेज होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, उसी को पैराएक्सियल रेज के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही सिचुएशन के लिए हमारा वो फॉर्मूला सही होता है। बट हम लोग 10th क्लास में एक्चुअल में मिरर का जो एपर्चर होता है, एपर्चर जो आप हिंदी मीडियम से बच्चे होंगे तो इसको आप द्वारक के नाम से सुने होंगे। तो द्वारक का साइज आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि वेरी स्मॉल। अब सोचिए, हम यहाँ पर मिरर का साइज यानी कि एपर्चर अगर छोटा कर देंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि जो रे आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो जाएगा। अब ये जो मिरर इतना बड़ा दिखाई दे रहा है जी, अब हम मिरर को ही बहुत छोटा कंसीडर कर लेंगे, मिरर छोटा ले लेंगे और इसका प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, अब रे जो होगा खुद पर खुद क्या हो जाएगा, और इसको एपर्चर इसका और छोटा कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मिरर का साइज अगर हम बहुत छोटा कर देंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला जो लाइट रेज होगा वो खुद पर खुद क्या हो जाएगा, उसके बहुत क्लोज हो जाएगा। तो 10th क्लास में यही ना पढ़ते थे कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन में ही आप ये फॉर्मूला सिद्ध कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब बच्चे ये समझ रहे होंगे कि सर तब अब एपर्चर बहुत बड़ा हो, या फिर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही थी वो उसके बहुत क्लोज न होकर बहुत ज्यादा दूरी पर हो, तो वैसे कंडीशन में अब हमको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, तब तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो आपका पैराएक्सियल रेज के लिए सही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज अगर होगा रे तब के लिए ये फॉर्मूला सही है। तो वही चीज अब हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा
नहीं अगर कंडीशन है, यानी कि साइज बड़ा हो या पर्चर बड़ा हो और प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट जो है क्लोज डिस्टेंस पर नहीं हो, बहुत क्लोज नहीं हो, तो अब फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग मान लीजिए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज के इस वीडियो लेक्चर का सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको समझा देते हैं, खुद से आप उसका लैंग्वेज वगैरह लिखकर और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से अभी जो बताएं उसी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा रहे हैं। हेडिंग मार दीजिए, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। चलिए हम यहां पर एक स्फेरिकल मिरर कॉनकेव के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, इसका मिड पॉइंट तो अपना पोल है। चलिए अब देखिए पोल है इसका सेंटर भी अपना है सी। अब देखिए कोई लाइट रेज हम ला रहे हैं इससे कुछ हाइट पर, ताकि ठीक है, अब लाने के बाद इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे। चलिए रिफ्लेक्ट करा दिए। प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट गया उस पॉइंट को हम एफ बोलेंगे। अब इसका नॉर्मल लेना है, नॉर्मल कहां से लीजिएगा, सी पॉइंट से। यहां कुछ नाम देते हैं हम ए। ठीक है, ए से सी को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल होगा ना। अब देखिए तो यहां से जितना एंगल से ये लाइट आएगा थीटा, तो थीटा से ही जाएगा। अब बताइए बच्चे, ज्योमेट्री पढ़े हैं कि ये जो रे है इंसिडेंट रे, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और जब ये पैरेलल है तो इसको अगर आप आगे बढ़ा दीजिए तो पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन अगर इस तरह से है और यहां से एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप इस चीज को पढ़े होंगे। ठीक है, ये थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा होगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंतःकोण से एकांतर अंतःकोण पढ़े होंगे। तो चलिए ये थीटा, तो यहाँ भी क्या हो गया, थीटा हो गया। इतना तो सही है। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें कि एक ACF एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ACF दिख रहा है। तो ACF ट्रायंगल आपका कैसा ट्रायंगल कहलाएगा, तो देखिए इस ट्रायंगल में दो एंगल हैं, थीटा और थीटा। तो जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाए तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु बाहु, क्योंकि दो एंगल बराबर तो दो भुजा बराबर होगा, तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बताइए कि ऐसा ट्रायंगल जब हो जाएगा, ठीक है, और उसी से अगर हम क्या करेंगे कि जो तीसरा हमारा कुछ यहाँ एंगल होगा उससे अगर हम एक परपेंडिकुलर हाइट इस पर अगर हम डाल दिए, इधर से भी इधर से, तो वो क्या करेगा, उस लाइन को, ठीक है, या उस साइड को क्या करेगा, दो समान भाग में उसको डिवाइड करेगा। यानी कि अब देखिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई हमारा स्फेरिकल मिरर है बच्चा, ठीक है, यहाँ पोल है और यहाँ सेंटर है, तो पोल से सेंटर को हम रेडियस बोलते हैं। अब पोल न लेकर यहाँ कोई डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि ए है, तो ए से सी मिलाएंगे तो ये भी क्या है, आर के ही बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर, अगर हम गिवन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, तो देखिए तो AC आपका क्या है, R होगा टोटल। तो क्यों, क्योंकि PC भी तो R होता है। ठीक है, तो यहां से हम बात करें, ये P और C को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस था और दोनों का डिस्टेंस हम लोग रेडियस ऑफ कर्व से करते हैं, तो है तो स्फीयर का एक पार्ट ही, वहां से कोई भी एक पॉइंट लेकर सेंटर को मिलाइएगा
तो वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कहलाएगा, वो कहलाता है सेकेंडरी एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और सेकेंडरी एक्सिस में फर्क यही है बच्चा कि प्रिंसिपल एक्सिस उसको कहना है जब आप मिरर के मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाइएगा, लेकिन कोई दूसरा पॉइंट यहाँ या यहाँ कहीं से अगर सेंटर को मिलाते हैं तो वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन नहीं कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए एसी जो है वो तो आपको आर होगा, पीसी भी आपका आर ही होगा। तो क्या अब बताइए कि इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर एफ से हम डाले थे, यहां से एक बी नाम दे दिए, यानी कि अब यहां से एक नाम हम पहले गिवन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फिगर आपका गिवन क्या है, एसी बराबर आर है, पीसी भी आर ही है, पीएफ क्या है, पीएफ भी आपका एफ के बराबर होगा। ठीक है, चिन्ह के साथ अगर देना है तो माइनस होगा, इधर वाला सारा डिस्टेंस माइनस हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस। अब जैसे ही कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में तो परपेंडिकुलर हम डाले हैं इस एसी पर, ठीक है, यानी एफ बी परपेंडिकुलर, ठीक है, एफ बी परपेंडिकुलर ऑन एसी लाइन, ठीक है, यानी कि इफ एफ बी परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन ड्रॉ ऑन एसी लाइन। तो यहां पर देखिए अगर हम एफ बी अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन एसी पर लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। नाउ कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखिए हम लेते हैं बीसीएफ, इन ट्रायंगल बीसीएफ में देखिए क्या हो रहा है कि पी से एफ आपको पता है कि एफ है, सी से एफ अगर देखा जाए तो आपको पता नहीं है कि क्या होगा, इसी को फाइंड करना है। इसको मान लिए हम x, ठीक है। तो अगर हम CF को x मान लिए और ये x निकल जाएगा तो आपको आसानी से f का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, ये देखिए P से C को आप R कह रहे हैं और P से F को आप फोकल लेंथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि R में से F को घटा लीजिएगा तो x मिल जाएगा। इस x को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ट्रायंगल बनाए हैं, इस ट्रायंगल में देखिए आपको x निकालना है तो हम एक cos थीटा टर्म लेते हैं। cos थीटा ही क्यों, तो देखिए थीटा के सामने लंब होता है तो आपका BF क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या इसका हमको इसमें वैल्यू का काम है, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, हमको देखिए तो पूरा ACR था तो B से C हमको पता है कि ये R/2 होगा, तो देखिए R/2 और x का काम हो रहा है, यानी कि जिसमें P का काम ही नहीं है तो साइन और tan लेने से कोई फायदा है नहीं। तो जेकरा में B और H का काम है, यानी कि अब P का काम नहीं है तो बच रहा होगा कोई चीज, दो चीज बच रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में PBH बनता है, तो अब आपका P का काम है ये नहीं है, तो काम है आपका x और R/2। यहाँ ये एक इसमें कहलाएगा B और एक कहलाएगा H। तो B कौन है, H कौन है, तो जो बड़ा है देखने में CF, जो बड़ा देखने में लग रहा है CF, ये आपका बेस है, सॉरी ये आपका H है, हाइपोटेनस है, और जो CB है वो आपका बेस है। तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस के रूप में यहाँ पर आपका क्या है, बेस के रूप में है R/2। बेस के रूप में कहने का मतलब आपका जो है वो आपका है BC, और हाइपोटेनस के रूप में है आपका CF। ये मेरा कहने का अर्थ है R/2। और H देखिए यही आपका है x यहाँ इंटू में रख दिए। अब देखिए बच्चे, यहाँ से आपको x चाहिए तो x को इधर cos थीटा की जगह रख देते हैं, तो x बराबर R/2 cos थीटा हो गया, और cos थीटा को ऊपर ले जाइए तो sec थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है। तो आपको क्या मिलेगा, R/2 sec थीटा मिल गया। चलिए यहां तक नोट कर लीजिएगा, अब आपका कुछ रहा नहीं। अब सिंपली आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर लीजिए। नाउ देखिए तो PC पूरा पता है और PF पता है, आपको ये निकालना है CF। तो क्या CF बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं PC माइनस, PC में से घटा देते हैं PF,
तो पीसी का जो वैल्यू है उसको हम लोग आर बोल रहे हैं, माइनस पीएफ का वैल्यू एक्स है, और सीएफ सॉरी बच्चा, सीएफ निकालना था तो पीसी माइनस पीएफ किए हैं। तो अब देखिए बच्चा कि सीएफ आपका एक्स है और पीसी आपका क्या है, पूरा आर है, माइनस पीएफ आपका क्या है, एफ है। तो आपको चाहिए क्या, एफ चाहिए। माइनस एफ को इधर ला देते हैं बच्चा, प्लस एफ, और एक्स को उधर लाते हैं तो आर माइनस एक्स। तो देखिए अब यहां से सीधा सीधी अगर हम बात कहें तो आर का आर, माइनस के माइनस, और एक्स का वैल्यू क्या है, आर बटे 2 सेक थीटा। ये आपका सबसे ओरिजिनल फॉर्मूला आपको मिल गया। ये फोकल लेंथ का ओरिजिनल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका रियल फॉर्मूला है जो 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अब कहिएगा कि चलिए वो जो बोल रहे थे पैरालेक्सियल कंडीशन का, वो कंडीशन लेके आप ए बराबर आर बाई 2 प्रूफ कीजिए। तो ठीक है, प्रूफ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, साइंस है भाई, सारा निष्कर्ष, सारा कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही लेकर चला आया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए हम कंडीशन यहाँ पर मानते हैं, केस, ठीक है, फॉर पैरालेक्सियल रेज। तो बच्चे पैरालेक्सियल रेज का मतलब क्या होता है, तो वैसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस का बहुत क्लोज हो, जब क्लोज होगा तो इन दिस केस थीटा इज वेरी स्मॉल। तो थीटा जब बहुत स्मॉल होगा तो थीटा का वैल्यू अप्रॉक्स कहेंगे 0 डिग्री के बराबर। आपको फिगर दिखाए हैं पैरालेक्सियल रेज का। तो जब ऐसा होगा, ये फिगर मिटा रहे, फिगर आप नोट कर लीजिएगा, जब ऐसा हो जाएगा थीटा बहुत ही 0 डिग्री के बराबर, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, ए बराबर आर माइनस आर बाई 2 सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री का वैल्यू आप पढ़े होंगे, तो सीधी नहीं, अगर सेक का पता था कॉस आइए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो सेक 0 का भी क्या होगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो यानी कि एफ बराबर आर माइनस आर बटे 2 इंटू 1। तो आर में से आर बाई 2 घटा दीजिए, अब तो एफ बराबर आर बाई 2 मिल गया। ठीक है बच्चे, अगर यही अगर आपको सवाल में नहीं अगर दिया रहेगा पैरालेक्सियल रेज के कंडीशन पर, तो वहां पर आप कोई थीटा दिया रहेगा कि कितना डिग्री से आ रहा है और रेडियस दिया रहेगा, तो फोकल लेंथ निकाल लीजिएगा। लेकिन हम लोग 90% सवाल जितना इसमें बनाते हैं लगभग ए बराबर आर बाई 2 के कंडीशन पर ही बनाते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो लेक्चर को बार बार आप देखिएगा और उसको नोट्स करते रहिएगा, 100% समझ में आएगा। तो आज की जो लेक्चर है यही समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।